हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया, मस्त। तो चलिए ना, आज लेकर के आया हूं आप लोगों के बीच क्लास 12 का चैप्टर 5 का बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स। और ये नोट्स सीधा लड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि इस नोट्स में है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। आपका भाई आज धुआंधार तरीके से, मस्त और जबरदस्त तरीके से बताएगा, जो आपके दिमाग में सीधा घुस जाएगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो हो जाइए तैयार और थाम लीजिए अपने दिल को, क्योंकि एग्जाम बहुत समय बीत चुका, एग्जाम टाइम नजदीक है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज होगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का खेल खत्म। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों को यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना होगा, है ना? साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए ना, शुरू करते एक नए अंदाज में, नए तरीके से, मस्त और जबरदस्त। तो देखिए, आज आपका भाई लेकर के आया चैप्टर 5 क्लास 12 बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस पॉइंट्स में, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का खेल खत्म। तो यार चलिए, तो शुरू करते हैं आपका भाई टॉपिक नंबर 1, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। अनुवांशिकी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। और जेनेटिक्स क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम माता पिता और संतान के समान या असमान गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे ही अनुवांशिकी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम माता पिता तथा संतान के समान और असमान गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहते हैं। कहने का मतलब है, जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी में हम अध्ययन करते हैं माता पिता और जो संतान होते हैं, उनके बीच जो समान गुण है और असमान गुण है, उन्हीं गुणों का हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो अनुवांशिकी में अब आप लोग को पता चल गया, पेरेंट्स और जो सन्स या डॉटर्स जो भी होते हैं, उनके बीच जो समान और असमान गुण होते हैं, उन्हीं का क्या किया जाता है? अध्ययन। उसी को अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहते हैं। तो फिर से एक बार आपका भाई बताने वाला है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जिसे जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अपने माता पिता तथा जो संतान होते हैं, उनके बीच का जो समान और असमान गुण होता है, उनका अध्ययन किया जाता है। उसी को हम अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहते हैं। चलिए, आशा है कि ये टॉपिक आप लोग को पक्का समझ में आया होगा। समान और समान गुण को मतलब आप लोग जानते ही हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमारे माता पिता से मिलते हैं, और कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमारे माता पिता से नहीं मिलते हैं। यही है समान और यही है असमान। इसका अध्ययन करना अनुवांशिकी है, जेनेटिक्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता। तो अब आपका टॉपिक आता है अनुवांशिकता, हेरिडिटी। चलिए देखते हैं अनुवांशिकता में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। चलिए, संतति में पैतृक लक्षणों के संचरण को अनुवांशिकता कहते हैं। संतान में पिता और माता के जो लक्षण संचारित होते हैं, उसी को अनुवांशिकता कहते हैं। कैसे? संतति में पैतृक लक्षणों के संचरण को, संतान में यानी संतति में पैतृक लक्षण यानी माता पिता के लक्षण के संचरण को ही
आनुवांशिकता कहते हैं। जो संतान होता है, संतान चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, इन दोनों में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके लक्षणों का जो संचरण होता है वही आनुवंशिकता कहलाता है, हेरेडिटी कहलाता है। ठीक है, आपसे पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या प्रश्न पूछे जाएंगे कि संतति में पैतृक लक्षणों के संचरण को क्या कहते हैं। संतति में पैतृक लक्षणों के संतति में पैतृक लक्षणों का संचरण, संतति में पैतृक लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। संतति में पैतृक लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता यानी कि हेरेडिटी कहलाता है। समझ में आया होगा? चलो ठोक दो लाइक है। चलो आगे। युग्मक विकल्पी एलील, युग्मक विकल्पी यानी एलील। एलील युग्मक विकल्पी क्या है यानी एलील क्या है? चलिए तो हो जाइए तैयार। युग्मक विकल्पी जीवों में स्थित जीनों के वैकल्पिक प्रकार जैसे लंबा बौना पौधा इत्यादि को युग्मक विकल्पी कहते हैं। यानी जो जीव होते हैं या फिर पेड़ पौधे होते हैं उसमें लंबा होना, बड़ा होना, चाहे बौना होना, ये सब एलील पर डिपेंड करता है। किस पर? एलील पर। तो अब आप बता सकते हैं जीवों में स्थित जीनों के वैकल्पिक प्रकार जैसे लंबा तथा बौना पौधा इत्यादि को युग्मक विकल्पी कहते हैं। तो युग्मक विकल्पी जिसे एलील के नाम से जाना जाता है, और ये जीन के वैकल्पिक जो जीन होते हैं उनके वैकल्पिक जो गुण होते हैं उसी पर निर्भर करता है। यानी जीव का बौना होना, लंबा होना, ये किस पर निर्भर है? एलील पर, है ना। इसी को हम युग्मक विकल्पी कहते हैं। चलिए आगे। जीन, जीन बच्चों, जीन वो जीन नहीं जो आता है और जादू चला के चला जाता है, वो वाला जीन नहीं, ये जीन दूसरा जीन है। तो विशेष लक्षणों के लिए आनुवंशिकी की मूलभूत इकाई को जीन कहते हैं। विशेष लक्षण के लिए, विशेष प्रकार के लक्षण के लिए आनुवंशिकी की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं बच्चों? जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। या फिर विशेष लक्षणों के लिए आनुवंशिकी की मूलभूत इकाई को जीन कहते हैं। विशेष लक्षण के लिए आनुवंशिकी की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? जीन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लिंग निर्धारण एक जैविक तंत्र जिसके द्वारा जीवों में लिंग का निर्धारण किया जाता है। लिंग निर्धारण एक जैविक तंत्र है जिसके द्वारा जीवों में लिंग का निर्धारण किया जाता है। आप लोग को पता है कि लिंग निर्धारण 22 जुड़ा ऑटोसोम कहलाता है। 22 जुड़ा जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हें ऑटोसोम कहते हैं। लिंग निर्धारण का कार्य 23वां जुड़ा करता है, जिसके फलस्वरूप ये पता चलता है कि कोई जीव लड़का है या फिर लड़की, यानी स्त्री है या पुरुष, यानी नर है या मादा। 23वां जुड़ा ये महत्वपूर्ण है। 23वां जुड़ा मनुष्यों में 22 जुड़ा एक समान होता है। लिंग निर्धारण कार्य करता है 23वां जुड़ा, है ना। 22 जोड़े को क्या कहते हैं? 22 जोड़े को क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं, है ना। और 23वां जोड़ा ही लिंग निर्धारण का कार्य करता है। वो दो प्रकार के होता है, एक एक्स और दूसरा वाई। ठीक है, एक्स और वाई, वही लिंग निर्धारण का कार्य करता है। चलिए आगे। हाँ आगे देखिए लो। अधिकतर जीवों में लैंगिक चरण 2 युग्मकों के द्वारा संतान उत्पन्न होते हैं। अंतः या बाइपैरेंटियल होते हैं। अतः ये बाइपैरेंटियल होते हैं, बाइपैरेंटियल। अधिकतर जीवों में लैंगिक चरण 2 युग्मकों के द्वारा संतान उत्पन्न होते हैं। 2 युग्मक के द्वारा, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक। अधिकांशतः यही देखने को मिलता है कि अधिकतर जीवों में जो लैंगिक जनन होता है, अधिकांश जीवों में लैंगिक जनन 2 युग्मकों के द्वारा संपन्न होता है। अतः इसे बाइपैरेंटियल कहते हैं, बाइपैरेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइपैरेंटल। 2 युग्मक का मतलब है नर युग्मक और मादा युग्मक। जैसे हम लोग में युग्मक के रूप में नर युग्मक शुक्राणु और
मादा युग्मक अंडाणु ये आपस में संलयित होते हैं, तो ये आपस में संलयित होते हैं तो हम लोगों के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अधिकतर जीवों में जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन वो कितने युग्मकों पर डिपेंड करता है? अधिकांश जीवों में लैंगिक जनन दो युग्मकों पर डिपेंड करता है, नर युग्मक और मादा युग्मक, है ना। ये बाइपेरेंटल कहलाते हैं, बाइपेरेंटल। चलिए, उनकी संतानों में 2 लिंग होते हैं, अर्थात नर और मादा। इनकी संतानों में कितने लिंग होते हैं? नर और मादा, अलग अलग। या तो लैंगिक जनन में या तो नर उत्पन्न होते हैं या फिर मादा। क्या होगा पता है भाई साहब? आपको कोई अनुमान लगाता है आपको लड़का होने वाला है, कोई अनुमान लगाता है आपको लड़की होने वाली है। ऐसे मतलब नहीं होता है, मतलब हम लोग के परिवेश के क्षेत्र में ऐसा ही कुछ लोग मतलब बातें करते हैं कि लड़का होगा लड़की होगी, ये सारी बातें। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें 2 लिंग होते हैं, नर और मादा, है ना। तो लैंगिक जनन द्वारा या फिर नर उत्पन्न होंगे या फिर मादा, है ना। अभी ये बात बोला है कि जो संतान उत्पन्न होते हैं उसमें 2 लिंग होते हैं, नर यानी नर और मादा, ठीक है। अब देखिए, हालांकि कुछ द्विलिंगी होते हैं, कुछ उभयलिंगी या द्विलिंगी भी होते हैं, है ना। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें जो द्विलिंगी या उभयलिंगी के श्रेणी में भी आते हैं, है ना। चलिए, बहुअलील, बहुअलील वह अवस्था जिसमें 2 से ज्यादा अलील किसी गुण को प्रकट करता है, बहुअलील कहलाता है। वह अवस्था जिसमें 2 से ज्यादा अलील, वह अवस्था जिसमें 2 से ज्यादा अलील, वह अवस्था जिसमें 2 से ज्यादा अलील किसी गुण को प्रकट करते हैं उन्हें बहुअलील कहते हैं। क्योंकि बहुअलील बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। बहुअलील क्या है? बहुअलील क्या है? तो वह अवस्था जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अलील किसी एक गुण को प्रकट करते हैं, हाँ, तो उसे बहुअलील कहते हैं, ठीक है। बहुअलील में क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा अलील किसी गुण को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। प्रभावी गुण, चलिए देखते हैं प्रभावी गुण। संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में दिखाई पड़ने वाला लक्षण प्रभावी गुण कहलाता है। क्रॉस होता है, क्रॉस होने के बाद जो पहली पीढ़ी उत्पन्न होती है उसमें जो भी लक्षण आपको दिखाई देगा वो प्रभावी गुण कहलाएगा। संकरण के बाद जैसे लंबा पौधा क्रॉस बौना पौधा, है ना, इन दोनों के बीच क्रॉस होगा तो कुछ ऐसे पौधे होंगे जो क्या दिखाई देंगे? लंबे, पहले लंबे दिखाई देंगे, यानी कि बौना छूट जाएगा, है ना। तो पहली पीढ़ी में आपको क्या दिखाई दिया? बौना छूट गया यानी लंबा दिखाई दिया, तो ये प्रभावी लक्षण हो गया, है ना। तो संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में दिखाए जाने वाले लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रभावी गुण कहते हैं, है ना। तो क्रॉस के बाद पहली पीढ़ी में, क्रॉस के बाद पहली पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण को, विपरीत लक्षण को हम लोग प्रभावी गुण कहते हैं। अप्रभावी गुण, संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में मौजूद रहते हुए नहीं दिखाई पड़ने वाले लक्षण अप्रभावी गुण। जैसे इसमें ये लंबा पौधा है, ये बौना पौधा है, तो क्रॉस हुआ इन दोनों के बीच, 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 लंबा पौधा और बौना पौधा के बीच क्रॉस हुआ। तो इसमें आपको सिर्फ कौन से दिखाई दिए? आप कहोगे गुरुजी सिर्फ लंबा दिखाई दिए, तो लंबा दिखाई दिए तो प्रभावी है। कौन दिखाई नहीं दिया? तो बौना दिखाई नहीं दिया तो अप्रभावी है। टन 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 तारा, क्या तुमको समझ में आया? देख लो, ये कौन सा पौधा है? लंबा पौधा। ये कौन सा पौधा? बौना पौधा। इन दोनों में क्रॉस हुआ तो तुम्हें कौन सा दिखाई दिया? तुम कहोगे गुरुजी लंबा वाला, तो लंबा वाला प्रभावी है, जो नहीं दिखाई दिया अप्रभावी है। आगे ना बच्चों? चलो बहुत अच्छा, आगे हो तो बहुत अच्छा, लाइक ठोक दो एक। चलो 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 जल्दी करो बच्चों, लाइक नहीं छूटना चाहिए। चलो आप देखो, F1 पीढ़ी, फर्स्ट फिलल जनरेशन, 2 जनकों के संकरण से बनी पहली पीढ़ी। जब 2 जनक संकरण करते हैं, क्रॉस करते हैं,
तो दो जनकों के संकरण से बनने वाली पहली पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। ठीक है, दो जनकों के संकरण से यानी कि क्रॉस से, दो जनकों के संकरण से यानी कि क्रॉस से उत्पन्न होने वाली पीढ़ी को हम F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी कहते हैं। जैसे लंबा पौधा बौना पौधा आपस में क्रॉस करेगा तो उसके फलस्वरूप जो पौधा उत्पन्न होगा वो F1 पीढ़ी कहलाएगा। ठीक है बच्चों, या फिर देसी नस्ल की गाय विदेशी नस्ल का सांड के बीच क्रॉस कराएंगे, उसके बीच जो जीव उत्पन्न होगा वो F1 पीढ़ी होगा। चलिए आगे F2 पीढ़ी। F1 पीढ़ी के दो जीवों के संकरण द्वारा बनने वाली पीढ़ी F2 पीढ़ी कहलाती है। दिखाई दिया कि नहीं दिया? F1 पीढ़ी में हम क्या बताओ तो देसी नस्ल की गाय विदेशी नस्ल के सांड के बीच जो क्रॉस होगा पहला पीढ़ी उत्पन्न होगा, उसके द्वारा जो जीव उत्पन्न होगा पहला पीढ़ी। अब वो पहला पीढ़ी जैसे मान लो कि गाय है और ये कौन है? सांड है। तो गाय ये देसी नस्ल है और ये विदेशी नस्ल है ना? देसी नस्ल विदेशी नस्ल क्रॉस हुआ तो इनके द्वारा मान लो कि बछिया जन्म ली, बछिया है ना, बछिया जन्म ली, तो ये बछिया क्या कहलाएगी? F1 पीढ़ी कहलाएगी, है ना। अब ये बछिया किसी मान लो किसी सांड से क्रॉस हुआ इसका, है ना, तो इसके द्वारा अच्छा इसमें ना सांड का स्पर्म डाला जाता है ना, ये बात याद रखना चाहिए। सांड आता नहीं है, सांड का स्पर्म डाला जाता है। विदेशी नस्ल का जो सांड होता है ना उसके स्पर्म को गाय में, देसी नस्ल की गाय में क्या किया जाता है? एक प्रखनली के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है। आजकल की भाषा में उसे सीम डालना कहते हैं, है ना। तो ये बात को याद रखना है। हाँ, तो क्या बता रहे थे? देसी नस्ल की गाय विदेशी नस्ल के सांड का स्पर्म देसी नस्ल की गाय में डाला जाता है, उसके फलस्वरूप जो बछिया उत्पन्न होती है वो F1 पीढ़ी कहलाती है। फिर ई बछिया में विदेशी नस्ल के मान लो क्या डाला जाएगा? बताइए, स्पर्म को डाला जाएगा, तो जो दूसरी बछिया उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगी? F2 कहलाएगी, यानी द्वितीय पीढ़ी। चलिए, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे एकल संकर। एक जोड़ी विभेदी गुणों के बीच का क्रॉस का पौधों के बीच एकल संकर कहलाता है। एक जोड़ी विभेदी माने अंतर, एक जोड़ी अंतरात्मक गुणों के बीच का क्रॉस का पौधों के बीच का एकल संकर कहलाता है ना। माने एक जोड़ी पौधा होना चाहिए जिसमें गुण क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, तो उसके बीच जो संकरण होगा एकल संकरण कहलाएगा। जैसे लंबा और बौना पौधा, देख लिए विपरीत लक्षण है कि नहीं है? लंबा पौधा और बौना पौधा विपरीत लक्षण है कि नहीं है भैया? और इन दोनों के बीच जब क्रॉस होगा भैया जी, तो इन दोनों के बीच जो क्रॉस होगा वो एकल संकरण कहलाएगा। चलिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस, दो विभेदी जोड़ों के, विभेदी जोड़ा मतलब गुण उसका अलग अलग होना चाहिए। दो विभेदी जोड़ी के गुणों के बीच के पौधों का क्रॉस, जैसे पीला गोल बीज तथा हरा झुरीदार बीज के बीच क्रॉस कराएंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। डाई हाइब्रिड ये वाला एकल संकरण है, ये डाई हाइब्रिड संकरण है। इसमें एकल संकरण में क्या हुआ? एकल संकरण में एक जोड़ी विभेदी गुण वाला पौधा था, डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो जोड़ी विभेदी गुण वाला पौधा था। ठीक है, दो जोड़ी विभेदी गुण वाला। देखो, जब एक जोड़ी विभेदी गुण वाला पौधों के बीच क्रॉस होगा तो वो कहलाएगा एक संकर क्रॉस। क्या कहलाएगा? एक संकर क्रॉस। जब एक विभेदी गुणों वाले पौधों के बीच क्रॉस होगा तो एक संकर क्रॉस कहलाएगा, और जब दो विभेदी गुणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाएगा तो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। ठीक है, जैसे पीला और गोल, तो इसमें पीला भी है
और गोल भी है। तो अब बताओ दो है कि नहीं है? पीला गोल बीज दो हुआ, फिर हरा झुरीदार बीज, पीला भी है और गोल भी है, हरा है झुरीदार है, इन दोनों के बीच क्रॉस होगा तो ये कहलाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। आई इसमें देखो तो खाली ये लंबा है, खाली बौना है, तो लंबा बौना एकल संकरण, पीला गोल हरा झुरीदार, डाई हाइब्रिड क्रॉस, याद रखो। तो अब कोई पूछे तुम लोगों से कि एकल संकरण क्या है भैया, एकल संकरण क्या है? तो जब एक जोड़ी विभेदी गुण वाले पौधों के बीच क्रॉस होता है तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। और जब दो जोड़ी विभेदी गुण वाले पौधों के बीच क्रॉस होता है तो उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। चलो आगे, बैक क्रॉस, अगला टॉपिक है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस प्रथम संतति तथा किसी एक पेरेंट के बीच का क्रॉस जिससे संतति उत्पन्न हो, बैक क्रॉस कहलाता है। प्रथम संतति माने प्रथम संतान और किसी एक पेरेंट के बीच का क्रॉस, किसी एक पेरेंट के बीच का क्रॉस जिससे संतति उत्पन्न हो, वही क्या कहलाता है? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस नहीं हो गया पीछे का, यहां पर देखो, प्रथम संतति माने पहला संतान और किसी एक पेरेंट के बीच का क्रॉस जिससे संतति उत्पन्न हो, तो बैक ये हो गया, ये तो बैक हो गया पेरेंट, इधर क्या है? प्रथम संतति है और इधर फिर पेरेंट के बीच के क्रॉस को बोल रहा है, तो बैक क्रॉस नहीं हुआ, पीछे का क्रॉस कहलाता है। सहलगनता, सहलगनता इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, 100% की गारंटी है। लो सहलगनता, लीकेज, एक ही गुणसूत्र पर मौजूद वे जीन या एलील जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से बिना अलग हुए और उसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, एक दूसरे से सहलगन होते हैं, ऐसी घटना को सहलगनता कहते हैं। सहलगनता, सह माने साथ है, लगन माने लागल रहे, ना हटे, संगे संगे जाए, ये सहलगनता है। हाँ, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, फिर भी जो गुण लक्षण होगा वो बिना अलग हुए संतान के साथ चला जाएगा, माता पिता में से संतान में चला जाएगा, यही सहलगनता है, यही लीकेज है। आप लोग अधिकांश देखे होंगे कुछ लोग में, जैसे शारीरिक संरचना में जो उनके माता पिता को होता है वही उनको संतान को भी होता है, उसके संतान को होता है तो उसके होने वाले जो संतान होते हैं उसको भी वही होता है, तो ये सहलगनता है ना। सहलगनता का डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। सह माने साथ साथ, लगन माने लागल रहे, यही भी सहलगनता है ना जी। देखिए हटे नहीं, हम सटल रहे, सहलगनता, लीकेज, एक ही गुणसूत्र पर मौजूद वे जीन, एक ही गुणसूत्र पर, क्रोमोसोम एक ही होगा, एक ही गुणसूत्र पर मौजूद वे जीन या एलील जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से बिना अलग हुए उसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, एक दूसरे से सहलगन होते हैं, जुड़े रहते हैं, इसी घटना को सहलगनता कहते हैं। और सूत्री विभाजन हो जाएगा, फिर भी उस क्रोमोसोम पर जो गुण होंगे, लक्षण होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहेंगे? स्थानांतरित होते रहेंगे, हटेंगे नहीं, वही क्या कहलाएगा? सहलगनता। आगे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। चलिए, यह किसी भी जीव में अचानक होने वाली विशाल असतत भिन्नता है जो वंशागत होता है, माने ना उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। हाँ, तार पापा तो करिया बार आ तार मम्मी गोरा, तू केतिया करिया हो गई ना हो, ये बात सुनाई देता होगा आप लोगों को, है? तो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, अचानक किसी किसी में बदलाव हो जाता है। कोई कोई जाता है ना बाहर, जैसे गांव में रहता है, सांवला एकदम होता है, काला वगैरह थोड़ा, है ना, काला होता है, टेंगे टेंगे, है ना। अब वो किसी स्थान पर जाएगा, हाँ, किसी स्थान पर जाएगा और यहाँ पे आएगा, उधर से आएगा, अरे ये तो टेंगे टेंगे काला था, अब देखो ना ये तो गोरा हो गया,
ये उत्परिवर्तन है, ये म्यूटेशन है भैया। हाँ, तो यह किसी भी जीव में अचानक होने की घटना, किसी भी जीव में अचानक होने वाली विशाल असतत भिन्नता ही और वह भिन्नता है जो वंशगत होता है ना। अच्छा, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन है एक प्रकार का और होता है जो वंशगत होता है, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। जैसे अनेक प्रकार के रोग में भी उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होते हैं। हमारा अगला वीडियो आने वाला है ऑब्जेक्टिव का, और चलने वाला है, मतलब वो लगभग महामैराथन क्लास चलेगा, तो उसमें उसके थ्रू बताया जाएगा कि सहलगनता में कौन कौन से मतलब जो गुण लक्षण होते हैं वो जा रहे हैं, उत्परिवर्तन में कौन कौन से रोग आ रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रहे हैं, ये सारी बातें आपको दिखाई जाएंगी। ठीक है। आनुवंशिकी विकार वैसा रोग है जो डीएनए के संपूर्ण या कुछ भाग में बदलाव द्वारा होता है। बात तो सही है, आनुवंशिकी विकार वैसा रोग है। अच्छे, कुछ लोगों में ना अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे हाथ का टेढ़ा हो जाना, पैर का टेढ़ा हो जाना, मुंह का टेढ़ा हो जाना, ये सारा जो विकार उत्पन्न होता है वो सब के सब जिम्मेवारी डीएनए है ना। तो डीएनए के संपूर्ण या कुछ भाग में बदलाव हो जाता है जिससे आनुवंशिकी विकार उत्पन्न होता है। चलिए, आनुवंशिकी विकार क्या है? आनुवंशिकी विकार वैसा रोग है जो डीएनए के संपूर्ण या कुछ भाग में बदलाव के कारण उत्पन्न होता है। यदि आनुवंशिक विकार किसी एक जीन से हो उत्परिवर्तन द्वारा, जैसे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया डीएनए में परिवर्तन के कारण होता है। सिकल सेल एनीमिया किस कारण होता है? डीएनए में परिवर्तन के कारण। यदि आनुवंशिकी विकार किसी एक जीन से हो उत्परिवर्तन द्वारा, तो उसे सिकल सेल एनीमिया जैसे इसका उदाहरण है, ये डीएनए के बदलाव के कारण होगा। यौन सहलगन आनुवंशिकता, जब विशेष गुणों का जीन लिंग गुणसूत्र पर हो तो इसे यौन सहलगन आनुवंशिकता कहते हैं। ये क्या कह रहा है? यौन सहलगन आनुवंशिकता, जब विशेष गुणों का जीन लिंग गुणसूत्र पर हो तो उसे यौन सहलगन आनुवंशिकता कहते हैं। हाँ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वर्धता। अब देखना है वर्धता क्या है। ऐसे व्यक्ति जिसको वर्धता होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है ना। ऐसे रोग जो होते हैं, ऐसे रोग के जीन किसी व्यक्ति के एक्स गुणसूत्र पर मौजूद होता है। ठीक है। वर्धता में क्या होता है? व्यक्ति लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता है। और वर्धता रोग किस क्रोमोसोम पर होता है? एक्स क्रोमोसोम पर। याद रखना है, बहुगुणिता। वर्धता किस क्रोमोसोम पर होता है? एक्स क्रोमोसोम पर। याद रखना है। बहुगुणिता, पॉलीडी, कोशिका विभाजन के समय होने वाली गड़बड़ियों से गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन को बहुगुणिता कहते हैं। आहा, जब कोशिका विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव होता है। जब कोशिका विभाजन होता है, शिशु के शरीर में निर्माण होता है कोशिका विभाजन के फलस्वरूप, तो कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय कुछ गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती है, जिससे गुणसूत्र की संख्या में घटोत्तरी बढ़ोतरी हो जाती है। इसी को हम बहुगुणिता कहते हैं। हाँ, बहुगुणिता किसे कहते हैं? कोशिका विभाजन के समय होने वाली गड़बड़ियों से गुणसूत्र की संख्या में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें बहुगुणिता कहते हैं। तो इस तरह से ये संपूर्ण टॉपिक संपन्न होता है। तो अगला आपका जो हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं, इस चैप्टर का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो आपका भाई बहुत ही प्यार से सारे प्रश्न उत्तर को अच्छे ढंग से कराएगा। हाँ, अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7050114201। इस पर आप लोग मैसेज कीजिए और इसके जितने भी इसके अलावा लेसन 1, 2, 3, 4, 5 तक क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।